नहीं प्रभाव डाला, जबकि हम जीवन में कितने फिल्म देखते हैं और आज देखते हैं और सुबह उठते हैं तो भूल जाते हैं उसकी स्टोरी। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि लाइव प्रेजेंस, लाइव परफॉर्मेंस का एक अलग संसार होता है और एक रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस का एक अलग संसार होता है। ये लाइव परफॉर्मेंस में तीन चीज मैंने जो कि कहा महत्वपूर्ण है, एक्टर, स्पेस एंड ऑडियंस। टेक्स्ट की जहां तक बात होती है, जो जो टेक्स्ट वो उतना ही महत्वपूर्ण है, बट बिना टेक्स्ट में भी नाटक हो सकता है, बिना शब्दों में भी नाटक हो सकते हैं। माइंड क्या है, उसमें शब्द नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं इससे ज्यादा आगे मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं और मैं सबसे आखिरी वक्ता हूं। अगर कुछ प्रश्न हो उसके ऊपर हम बात करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। मैं आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, वरना ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत की तरह आप मुझे बोलो तो एक महीना में बोलता रहूंगा इसके ऊपर। जी जी कोई जी। नहीं। लेकिन हम लोग तो सर आपने सुरेखा जी और मनोहर सिंह जी के उस जिस प्रस्तुति की बात की हमने नहीं देखी। हम थोड़ा लेट दिल्ली आए, जी बिल्कुल सही बात। 96-97 से नाटक देखने लगे एनएसडी में। तो लेकिन हम भी उस भाव में बह रहे थे आपके साथ। जो आपने कहा कि उसके बाद चाय की दुकान, तो मुझे सामने वो चाय की दुकान भी आ गई जहां आप गए होंगे, और आपको लगा कि ये सब दुनिया जो है पपेट है और वो दुनिया असली दुनिया। तो इस तरह की कुमारी ये रंगमंच ही हम सबको दे सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि रंगमंच में न तो अतीत है न भविष्य है, जो है सब वर्तमान में है। और एक बात आपने कही कि क्या रखा जाए और क्या छोड़ा जाए, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या छोड़ना है पहले इस पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। कितना छोड़ना चाहिए। जी जी। देखिए मैं ये इसको हमेशा तौलता हूँ, एक बर्फ जब पानी के ऊपर तैरता है, 9वां हिस्सा नीचे होता है, वो दिखाई नहीं देता। वो हमारा सब टेक्स्ट है, रंगमंच का सब टेक्स्ट है, उसको हम छोड़ रखे हैं, बट वो हमारी बैक ऑफ द माइंड में है, वो सामने नहीं है, बैक ऑफ द माइंड में। और तभी वो प्रेरित करता है आपका विचार, क्योंकि शब्द आने से पहले दिमाग में विचार कौनते हैं, वो विचार हैं वो सब। और सामने जो दिखाई देता है वो थोड़ा सा है। दैट इज व्हाई मैंने कहा कि इंडिकेटिव है, ये इंडिकेट करता है किसी बड़े चीज के लिए। बिल्कुल सर। तो ये जो सीनोग्राफी की बात आपने की, अमूमन सामान्य दर्शक इस तरह से समझते भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा वो जब देखते हैं तो सारा का सारा निर्देशक और अभिनेता तक बातें आकर के रुक जाती है। लेकिन जी जब आप बात कर रहे थे, पूरे दृश्यबंध की बात कर रहे थे, और दृश्य कितना महत्वपूर्ण है और उस अभिनेता के लिए दृश्य का निर्माण कितना महत्वपूर्ण है, तो ये बहुत सारी चीजें हमें नई आज जानने को मिली। अभिनेता, शब्द और दर्शक, इन तीनों का जो समन्वय है, उसी से रंगमंच का निर्माण होता है। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जो प्रतिभागी हैं, कुछ प्रश्न आपके पास है तो आप हाथ उठाइए, हम माइक ऑन कर देंगे, या फिर आप यहाँ भी अपना चैट बॉक्स में भी आप रख सकते हैं। अरविंद जी, आप जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न। जी सर, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो एक प्रश्न सर मैं उससे पहले पूछूं कि इस क्षेत्र में, जो सीनोग्राफी के क्षेत्र में, जैसा आपने कहा कि भरत जी ने पहले सब कुछ लिख चुके हैं, एक तरह से उनकी कल्पना है, तो भविष्य में, क्योंकि भविष्य में टेक्निक का बहुत प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी चीजों का, तो इसका क्या भविष्य है इस क्षेत्र में? देखिए टेक्नोलॉजी को आप छोड़ा नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी, मैं इस चीज को ये नहीं कहूंगा कि मतलब कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सब तो हमें सामने दिखाई देता है। मैं विचार की बात कर रहा हूँ, उसके कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी यानी कि क्राफ्ट, जो क्राफ्ट है आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्राफ्ट स्किल को जन्म देता है ना। और आपका पास कौशल नहीं है तो कला कैसे निर्माण होगा। अगर आपका पास शरीर है
और वो शरीर का इस्तेमाल अगर आपको नहीं आता है तो आप स्टेज पे चलेंगे कैसे? आपका पास आवाज तो है पर उस आवाज का विस्तार आपको नहीं मालूम है, आप डायलॉग्स नहीं बोल पाएंगे, तो वो भाव के हिसाब से डायलॉग आप नहीं बोल पाएंगे तो नाटक कैसे करेंगे? तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे पास, मान लीजिए मंच की बात करते हैं, अगर आप मंच पर आप उसकी क्राफ्ट को नहीं जानेंगे, देखिए मैं उदाहरण पे दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सीढ़ियां, स्टेप्स और एक रैंप, दोनों सेम है, दोनों ऊपर चढ़ा, दोनों के माध्यम से आप ऊपर चढ़ेंगे। सीढ़ियां आपको भी हाइट पे ले जाएगी और रैंप जो है या स्लोप आपको भी हाइट पे ले जाएगा, पर दोनों का क्या कहते हैं, कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। आप इसकी ज्ञान जब आप पढ़ेंगे आप समझेंगे तभी होगा। जैसे लाइट्स की बात कर रहे हैं, लाइटिंग की बात करें, गोविंद इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा रहा था कि अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, लाइट्स के फेज कनेक्शंस के बारे में आइडिया नहीं है, कैंडेसेंट बल्ब्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, थ्री फेज कनेक्शंस कैसे देंगे आपको नहीं मालूम है, एक डिमर क्या लोड उठाएगा आपको नहीं मालूम है, तो फिर आपका सब मतलब जल जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक क्राफ्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो कंटेम्पररी जो डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली इन डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे जो है जीवन की हिस्सा इस कदर बन गया है। आप देखिए, अब बिना मोबाइल में कोई जी नहीं सकता आज की डेट्स में। ये हमारे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है, तो मुझे लगता है कि हमारे हाथ से उगा हुआ कोई प्रॉपर्टी, मतलब आप इसको अलग नहीं, सेपरेट नहीं कर सकते। आप देखिए, पहले आज से 20 साल पहले जब मोबाइल शुरू हुआ था 96 97 में, जब मोबाइल आया था, तब बहुत महंगे थे और बहुत कम लोगों के पास होता था, और कॉल रेट्स भी बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग यूज नहीं करते थे ज्यादा, इसलिए ज्यादा मोबाइल खोता था। आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, मोबाइल खो जाता था, और आजकल मोबाइल खो नहीं रहा है, कोई छीन के ले जाए तो अलग बात है, ये खोएगा तभी ना जब आपके हाथ से निकलेगा, कहीं रख दिए, वो रखे ही नहीं जाता ना, कि आपके जेब में रहता है या हाथ में रहता है, तो खोने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो आप मंच पर इसको कैसे उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि लाइफ का टुकड़ा तो वो है। तो इसीलिए उसका असिमिलेट करना इंपॉर्टेंट है। असिमिलेट इन द सेंस कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ना हो। मैं यहाँ पे खतरा की घंटी भी मुझे कभी कभी नजर आती है, क्योंकि रंगमंच, मुझे लगता है कि इस जीवन की उम्र में आके एक्सपीरियंस लेने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है भारतीय रंगमंच को सही दिशा देने का, पर्टिकुलरली मेरी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो कहीं डर भी लगता है, क्योंकि ये लाइव आर्ट है, लाइव आर्ट जो कि आप और हमारी दोनों की बीच की डायरेक्ट संप्रेषण है। अभी देखिए, मैं इतनी उत्साहवर्धक बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी तस्वीर मेरे सामने है। अगर ब्लैंक दीवार करेंगे शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, अपने आप में आर्टिफिशियल हो जाएगा और धीरे धीरे फिर मैं समाप्त कर दूंगा अपने आप को। बिल्कुल। तो ये कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन जब तक बना रहेगा तब तक जो क्या, ये लाइव कम्युनिकेशन का मीडियम है, उस लाइव कम्युनिकेशन में कितना मदद कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इसकी वजह से मैं हूं। जिस समय, जिस दिन, जिस मुहूर्त में टेक्नोलॉजी हावी हो जाएगा मंच पर, कलाकार पर, उस दिन रंगमंच समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे कलाकार को उन्मुक्त रखने में मदद करे। मैंने पहली बात ये बात कहा था, और सिनेमोग्राफी का जड़ में ये है। तो एक्टर को एक्सप्लोर करने में कितना मदद करता है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस्तेमाल करें, लोग भरपूर करें, पर थोड़ा सोच समझ के, ना कि उत्तेजना में आकर आप इसका इस्तेमाल कर लें, तो फिर दिस इज द डेथ ऑफ थिएटर। जी, पता चले कि रंगमंच ही उसके नीचे दब गया, नीचे दब जाता है, दब जाएगा। एक सर प्रश्न थोड़ा अलग हटके, कि आपने है बदन को स्पेनिश में किया, नागमंडल को सिंहली में किया, मैंने और भी बहुत कुछ किया हूँ। तो थोड़ा ये अनुभव, अपनी फीलिंग जो है बताए कि एक तो नागमंडल। वेरी रिसेंटली मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी में शकुंतला का प्रस्तुति किया। बहुत जी ये एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा, अगर आप
तो वहां इजाजत दें तो वहां के ऑडियंस का पूर्व ज्ञान जो है, हमारी हमारी भारतीय संस्कृति और ओरिएंटल कल्चर में हमारी सब कुछ परफॉर्मेटिविटी के अंदर आता है। जैसे सब कुछ का मतलब सब कुछ, कोई चीज बचता नहीं है। हमारी डिजाइन, हमारे कंसेप्ट, हमारे प्रेजेंटेशन, हमारी एक्टर्स की चाल ढाल, रिदम, ताल, लय और कोरियोग्राफी, इवन दर्शक की देखना भी ये परफॉर्मेंस का अंतर्गत होता है। तभी हम कहते हैं हमारी डिजाइन थिएटर, इंडियन थिएटर में जो डिजाइन है वो परफॉर्मेंस का साथ जुड़ा जुड़ा होता है और परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे जी मिल जी, जाएगा तो मैं शायद आपको बेहतर ढंग से बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, ये मेरा कंबल है, बट हम्म, आप समझिए कि मैं एक राजा हूँ। हाँ, जी, मैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं आता हूं तो आई यूज इट। मैं आ रहा हूं, अगर गुस्सा आता है तो मैं इसको फटकारता हूँ, बट तेरी ऐसी की तैसी। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें क्या होता है कि मेरी ऑब्जेक्ट, वो एक प्रॉपर्टी है, ये जान, और प्रॉपर्टी मेरी शरीर का, पर्सनालिटी का हिस्सा बनते हुए अभिनय किया मेरे साथ, उसकी जो लय क्रिएट हुई, हाँ, जो एक जो एक फोर्स उसमें से क्रिएट हुआ, वो फोर्स जो है मेरी मनस्थिति को दर्शाता है। ये हमारी प्योरली ओरिएंटल कल्चर है। आप यहाँ पर कोई जमीन के ऊपर खड़ा होके या थोड़ी सी ऊंची तखत या दलान के ऊपर खड़े हो जाए और आदमी यूं फ्लाई करने लगे तो लोग कहेंगे कि उड़न खटोला उड़ रहा है। तो बिल्कुल। यहाँ इमेजिनेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप पांडवानी में तीजन बाई एक तंबूरा हाथ में लेती है, गाती है, और बिल्कुल। उस तंबूरा को भीम की गदा की तरह भी इस्तेमाल करती है। और जब लड़ाई होता है भीम और घटोत्कच के बीच में या भीम और दुर्योधन के बीच में, वही तंबूरा वही उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, गदा बन जाता है। और वो जो जब पंच पांडव जो नदी पार करते हैं ना, तो वो चप्पू बन जाता है, और भी बहुत कुछ बन जाता है। इवन जापानीज कल्चर में भी एक फैन होता है हाथ में, वो भी एक डैगर बन जाता है, चाकू बन जाता है, या वो कभी कभी और भी कुछ घोड़े का लगाम भी बन जाता है। सो वो हॉर्स भी बन जाता है। सो इन दैट सेंस हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, सिर्फ इमेजिनेशन में और कुछ नहीं है। तभी एक परिक्रमा, एक टर्म हमारे सांस्कृतिक ड्रामा में है कि एक चक्कर लगा के मंच पर एक परिक्रम में या एक सर्कल करके मंच घूम के हम कहते हैं कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया। तो एक्चुअली स्वर्ग नहीं होता, पर ये क्या है कि हम लोग इसको बिलीव करते हैं, मानते हैं। ये हमारी, क्योंकि हम इस मेटाफोर को समझते हैं, हम मुद्राओं को समझते हैं, जेस्चर्स पोस्चर हमारी है, संस्कार में है। यूरोप में या अमेरिका में बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं है। दे आर सो फूल, वो इतने मूर्ख हैं। मैं अपनी लाइफ मतलब बहुत हास्यास्पद बात बोलने वाला हूं, आप इतने सुन के समझ जाएंगे कि किस दर्दनाक स्थिति में मैं शकुंतला या हयवदन या नागमंडला या उरुभंगम और भी बहुत सारे प्लेस किया हूं विदेश में, कैसे किया हूंगा। मुझे हिरणों की जरूरत थी शकुंतला में, 5 हिरण की। तो मेरा जो मैनेजर होता है वहां पर स्टेज मैनेजर होते हैं और प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, तो वो नोट डाउन करते हैं, वो बहुत सीरियसली वो नोट डाउन करते हैं और मजाक नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ पर मजाक एक कितना इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, तो मजाक में बहुत सारी चीजें हो जाती है, वहां पर मजाक नहीं है। तो इसी दैट इज वाई वहां पर कल्पना से ज्यादा क्राफ्ट विकसित किया है। आप देखिए यूरोप और अमेरिका में क्राफ्ट ज्यादा, वो बहुत खूबसूरत ढंग से क्राफ्ट डेवलप किया है, स्किल डेवलप कर गया, पर वो सिंबलिज्म खत्म हो गया। तभी रियलिज्म वहां होता है, हमारे यहाँ रियलिज्म नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी आदमी एक मिट्टी का पुतला बना दे और उसकी कंधे पे धनुष दे दे तो हम बोलेंगे कि राम है, बगल में सीता मैया को खड़ा कर दे, उसमें खूबसूरती हम देखते नहीं। ये हमारी एस्थेटिक्स है। हम खूबसूरती चेहरे में नहीं है देखते हैं, हमारी खूबसूरती उसकी कंसेप्ट में है। हमारी एक गांव में रामलीला के दरमियान आप देखेंगे वही नंग धड़ंग बच्चे अपनी बदन में हरा रंग पोत दिए और मोर पंख लगा दिए, तो लोग उसको राम 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 या कृष्ण कह के उनके पैरों में गिरते हैं। इससे सुंदर संस्कृति और कहां मिलेगा आपको, किस देश में मिलेगा? शायद ही वर्ल्ड में किसी देश में नहीं है। यही हमारी खूबी है भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में। इस चीज को यूरोप नहीं समझ पाया, अभी भी इतने साल हमारे ऊपर राज करने के बाद भी वो इतना सा हमसे ले नहीं पाया। ये हमारा धरोहर हमारा पास ही है।
तो और अब क्या होता है कि विदेशी लोग आके इसी चीज को एक्सपोर्ट, क्या कहते हैं उसको, विदेश में लेके वही लोग आते हैं और हमसे देख के और उसको भ्रष्ट रूप में बाहर प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन थिएटर को हमने इस तरीके से देखा है। तो मैंने कहा मुझे 5 डियर चाहिए इस सीन में, और रिहर्सल खत्म कर दिया। और अगले दिन अब मैंने कास्ट कर दिया, मैं तू 5 एक्टर्स, मैंने कहा यू विल बिकम द डियर। सो मैंने उनको कुछ फोटोग्राफ उनके पास भेजे, नटशास्त्र सॉरी रवि वर्मा की कुछ पेंटिंग्स या हमारे कथकली का, कुडियाट्टम का कुछ मैं फोटोग्राफी मैंने उनको मेल किया। मैंने कहा कि इसको ऑब्जर्व करो, स्टडी। अगले दिन सुबह में जब रिहर्सल में गया, मैं देख रहा हूँ हिरन के कॉस्ट्यूम पहन के, हिरन का मुखोटे लगा के, बिल्कुल पिच डियर। आप ये नहीं करेंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि रियल है या सचमुच कहीं से मतलब ले आए म्यूजियम से या चिड़ियाघर से। 5 डियर खड़े हैं। मैंने देखा, मैंने अजूबा लगा। मैंने व्हाट इज दिस? बोले कि सर, यू आस्क फॉर डियर एंड वी स्टडीड एंड वी डिड रिसर्च एंड होल नाइट वी डिड रिसर्च एंड वी फाउंड कॉस्ट्यूम इन आवर वार्डरोब एंड सम मास्क्स एंड वी वेयर इट एंड इज इट नॉट गुड? बहुत अपना प्रशंसा के लिए खड़े हो गए थे। मैंने कहा पहले इसको उतारो, पर रिमूव इट फास्ट एंड देन कम टू मी। तो वो ऐसे ऐसे एक दूसरे देख रहे हैं, ये क्या डायरेक्टर है, बाहर से आके हमको बोल रहा है उतारो। क्योंकि अमेरिकन थोड़ा सा, यूरोपियन भी, यूरोपियंस ज्यादा है, अमेरिका थोड़ा कम है। वो यूरोपियंस थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनकी ईगो रहा है। अमेरिका फिर भी झेल लेता है, वहां पर थोड़ी लाउडनेस है, पर यूरोप में बिल्कुल नहीं है। नापा तोला, आप समझ सकते हैं ना ये, क्योंकि ये ईगोइज्म, यही आज भी वो उसी को पकड़ के बैठे हुए कि एक ब्लैक इंडियन आके हमें बोल रहा है कि इस कॉस्ट्यूम्स को उतार दो। तो वो थोड़ा सा उनके अंदर इरिटेशन हुआ। फिर देन somebody came to me, बोले सर this is not fair, this is injustice, we have done so much of research। मैंने कहा डिड यू आस्क मी? आप मुझसे पूछे थे क्या? बिना पूछे हाउ डू यू डेयर टू डू ऑल दिस थिंग्स? तो बोले कि व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट? मैंने कहा यही तो बात है, आप सुनते नहीं है, आप भी सुनने से पहले आप क्रियान्वित करते हैं चीजों। तो मेरे को हिरन नहीं चाहिए, मुझे हिरन का आभास चाहिए। क्योंकि मेरे एक्टर अभी हिरन का रोल करेगा, दूसरी समय पे वो परिव्राजक का रोल करेगा, तीसरी समय पे कोई पेड़ का रोल करेगा कोई। तो बोले कि फिर हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने कहा कि देन हमारा पास मुद्राएं हैं, हमारे मतलब नाट्यशास्त्र में इतने सुंदर जेस्चर्स हैं। अगर मैं हाथ को यूं किया और उसके साथ मेरी शरीर प्रत्यंग का जो अनुभूति इसके साथ को सिंक्रोनाइज किया, एंड आई बिकेम ए डियर। मैं डियर पल भर के लिए, अब ये तो नहीं है कि मतलब पूरा प्ले में मैं डियर बनूंगा। आप देखेंगे, अगर आप शेक्सपियर को स्टडी करेंगे, शेक्सपियर के नाटक में एक कैरेक्टर की जर्नी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। अगर मैकबेथ है, बिगिनिंग से लेके एंड तक, और मैकबेथ इतना सा इंच इधर नहीं हिलेगा उधर नहीं हिलेगा, वो चरित्र को मेंटेन करता हुआ जाता है। पर हमारे नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र का अनुरूप आप कैरेक्टर को देखिए। आप दुष्यंत महाराज भी अगर जाएंगे शकुंतला के आश्रम में, जब पहुंचते हैं कन्नों के आश्रम में, हिरण का पीछे भागता हुआ जब कन्नों के आश्रम में पहुंचते हुआ देखते हैं 3 लड़कियां पेड़ों में पानी दे रहे हैं उद्यान में, तो वहां पर वो अपना चरित्र को छोड़कर गायक बन जाता है। वो नैरेट करने लगता है, सूत्रधार की तरह वर्णना करने लगता है। कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, इसकी बाहें तो ऐसा है कि जैसे कमल का नाल है। उसकी मुख चंद्र की मतलब क्या कहते हैं कि वो दुजे के चांद की तरह, उसका वर्णना शुरू कवित्व शुरू हो जाता। तो चरित्र तो वहां पे खत्म हो जाता है। यही से तो ब्रेख्त ने एलियनेशन का थ्योरी अडॉप्ट किया। हमारी ये जो अलगाव की तत्व है, इसके अंदर में है, हम लोगों को मालूम नहीं है, पर ब्रेख्त ने इसी चीज को अच्छी तरह से बहुत खूबी के साथ लेके अपने थिएटर में रख कर एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि एलियनेशन, अलगाव की तत्व। आप चरित्र के साथ रहते हुए भी चरित्र का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो हमारी इंडियन थिएटर का या हमारी पूर्वीय रंगमंच, चाइना, जापान, इंडिया, इसकी जो खूबी है, ये परफॉर्मेटिविटी, ये प्रस्तुतिकरण की जो अलंकरण है, ये तो यूरोप नहीं समझ सकता, अमेरिका नहीं समझ सकता। तो इसी तरीके से जब मैंने उनको कहा कि आप धनुष लेकर अगर महाराज जा रहे हैं, तो उन्होंने दे मेड ए ब्यूटीफुल धनुष, और कैलेंडर में देख लिया होगा तो किताब से, तो मैंने उसको उठा के फेंक दिया। मैंने कहा आई डोंट नीड इट, आई डू नॉट नीड इट, जस्ट थ्रो इट आउट।
मेरे को एक हाथ ये शिखर मुद्रा है और ये कपित्यक मुद्रा है, ये दोनों मुद्रा को नाचता हुआ मेरा एक्टर मंच पर आता है, और जब वो यूज करता है, जिसका बाण लगाता है, तब ये धनुष जो है ना दर्शक के माइंड में क्रिएट होता है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज इमेजिनेटिव, एवरीथिंग इज इंडिकेटिव, ये टोटल इंडिकेट करता है किसी रंगमंच को। ये हमारी शैलीबद्धता है, हमारी लयबद्धता है, ये भारतीय रंगमंच है। और इस चीज को जब आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके बाद लोगों की भीड़ आना शुरू हुआ रिहर्सल्स में, मतलब क्योंकि स्टूडेंट प्रोडक्शन था और रिहर्सल देखने के लिए they took permission and sit in the rehearsals। मुझे बड़ी दिक्कतें होती थी कि रिहर्सल के दरमियान कोई आके मेरा काम देखे, बट मैं मजबूरी था, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी पैदा हुआ कि ये देखने के लिए कैसे हिरण बात करता है, कैसे पेड़ चलता है, गेटिंग माय पॉइंट, कैसे नदी बहता है और नदी बहते बहते बात करने लगती है। ये तो अजीब, मतलब उनके लिए एक बहुत नई अद्भुत प्रस्तुति। मेरे नागमंडल में भी वही सेम प्रॉब्लम है फेस, शकुंतला में, यूरोप में जितने प्लेस किया हूं, बट कंट्रारी टू दैट, जब मैं जापान में और श्रीलंका में, अपना मालदीव्स वगैरह में मैं प्रोडक्शंस किया हूं, मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं पड़े हैं, क्योंकि ये एशियाई कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल। श्रीलंका तो बिल्कुल तामिल है। जब मैं नागमंडल किया था टावर हॉल फाउंडेशन के लिए, दे इंटरेस्टिंगली दे हमारी स्टोरी को उन्होंने अपनी सिंघली लैंग्वेज में, उनकी एक फोक टेल है इसी तरीके से, तो उसमें कहानी ऐसा है कि एक लड़की रोती थी, हंसती थी, उनकी फोक टेल है। तो एक आदमी जा रहा था, वो बोलते कि ए बेटी तू हंस क्यों रही है, तो वो बोलेगी मैं इसलिए हंस रही हूँ, फिर बोले तू रो क्यों रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ। इस तरह उनका फोक सॉन्ग्स है कुछ, तो उसको इतनी अच्छी तरह से पिरोया उसके अंदर, बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति श्रीलंका में। मेरे ख्याल से बहुत अद्भुत प्रस्तुति उनके लिए रहा है। और उस नाटक से निकलकर बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन, मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह में आके यहाँ, मतलब उसके बाद उन्होंने इंडिया में आके थिएटर पढ़ के गए। तो ये एक मेरी एक्सपीरियंस रहा है। बहुत आनंद आया। मन तो कर रहा है कि सुनते ही रहे, लेकिन समय की सीमा है। मैं अरविंद जी को, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अरविंद मिश्र को, डॉक्टर अरविंद मिश्र को आमंत्रित करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधम सर, आपने इस सत्र का इतना अच्छा संचालन किया और हमारे वक्ताओं को निरंतर प्रेरित किया कि विषय पर अधिकतम बातचीत कर सकें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं IQAC सेल, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और रंगायन नाट्य समिति की तरफ से सबसे पहले अपने इस सत्र के वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने रंगमंच और नाटक के जो कुछ बहुत जिसे कहते हैं कि कोर डिवीजन होते हैं, जो अदृश्य रहते हैं, जैसे जिसपे अभी सत्यव्रत सर बोल रहे थे, इस पर अमूमन हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, इस पर पढ़ने को भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। और उस विषय पर सत्यव्रत सर ने इतने विस्तार से और इतने मतलब ऊर्जा के साथ उन्होंने वक्तव्य रखा है कि जैसे वो बोल रहे थे और अभिनय की तरह चीजें साक्षात हो रही थी कि कैसे मतलब सिनेग्राफी तैयार की जाती है और सिनेग्राफी के थ्रू नाटक को कैसे प्रमोशन मिलता है, कैसे एक्टिंग बदल जाती है, कैसे जो अभिनेता का अभिनय है वो साक्षात होने लग जाता है। और बहुत बारीकी से उन्होंने ध्यान दिलाया कि एक अभिनेता जब अभिनय कर रहा होता है तो सिर्फ अभिनेता के अभिनय से हम मंच में के मामले में प्रभावित नहीं होते, बल्कि अभिनेता के साथ जो पूरी प्रॉपर्टी खड़ी रहती है, जो दृश्य निर्मित किया जाता है, जो मंच सज्जा पूरी व्यवस्था होती है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। और जिसका उन्होंने अपने अनुभव के साथ साझा किया कि जब वो एक नाटक देख रहे थे तो इतने गहरे प्रभावित हुए कि लोग निकल के बाहर जा रहे हैं और वो थिएटर में बैठे हुए, उनको लग ही नहीं रहा कि अब इससे बाहर मुझे निकलना है। तो ये जो इससे बाहर नहीं निकलना है और भीतर आपको ये पूरी दृश्य बंध की जो व्यवस्था वो आपको बांध लेती है अपने भीतर। इस चीज पर मैं सही कह रहा हूँ, मैंने काफी अध्ययन के लिए ढूंढने की कोशिश की और मुझे कुछ ठीक नहीं मिला। अंग्रेजी में है, बहुत है अंग्रेजी में, इस पर बहुत समझ, लेकिन हिंदी में मैंने ढूंढने की कोशिश की। बहुत इंडिया में, भारत में किसी ने इसका पर लिखा नहीं, अनुभूति को नहीं लिखा। और हम इस सेमिनार के माध्यम से सत्यव्रत सर से आग्रह करेंगे कि इसको कुछ हिंदी में भी लाने का प्रयास किया जाए। तो हमारे जो ये नए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये किताब देखिए, इतनी मोटी किताब है, 650 पेज की किताब है, अनुवाद करना मुश्किल है। तो ये कोई प्रॉपर अनुवादक हो तो मैं करे, मेरी बस की बात नहीं है।
सही हाँ बात। नहीं, अनुवाद अनुवाद मेरा ख्याल है कि अनुवाद तो बाद में होता रहेगा, क्योंकि बहुत मोटी किताब है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितने सिनोग्राफर्स हैं और इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, अगर उनके इंटरव्यूज का सीरीज लेकर के एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया हाँ जाए वो सिनोग्राफी तो के हो विभिन्न सकता है, पहलुओं को, सही बात, तो कुछ एक तो बहुत हाँ, वो तो हो एक सकता बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और रंगकर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब आसरा बन जाएगा। तो इतने अच्छे वक्तव्य, इतने जीवंत वक्तव्य और इतने मतलब कह सकते हैं कि एक्टिंग के साथ वक्तव्य जिसे कह सकते हैं कि हम उनकी हर बात में एक एक्टिंग झलक रही थी। भाषा में भी आपका अभिनय झलक कर निकल आ जाए तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात होती है। मंच पर अभिनय करें और अभिनय साक्षात हो जाए वो एक बात है, लेकिन आप भाषण दे रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, थिएटर के बारे में बातचीत कर रहे हैं और थिएटर उभर कर नजर के सामने आने लग जाए, तो मुझे तो लगता है कि मतलब ये आज की बड़ी उपलब्धि है। आज का ये आपका वक्तव्य हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए कॉलेज की तरफ से, रंगायन समिति की तरफ से सर आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से है। थैंक यू आभार। सर, थैंक यू। गोविंद यादव सर ने लाइट डिजाइन पर जो बातचीत की, मैं सही मायने में मतलब लाइट का जो प्रभाव है नाटक में, लाइट की जो भूमिका होती है नाटक में, उससे तो हम लोग परिचित रहे हैं। और जब हम लोग नाटक पढ़ाते हैं तो लाइट पर बात करते हुए कैसे रंगमंच को बांधता है, मेरी तो एक सीधी समझ है लाइट के बारे में कि जैसे दुनिया में पूरी प्रकृति है और अगर सूर्य प्रकाशित ना हो, चंद्रमा प्रकाशित ना हो तो चीजें विजुअल नहीं होती हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, हमें साक्षात कर देते हैं, अंधेरे से बाहर निकाल कर उजाले में ले आते हैं। रंगमंच पर भी लगभग लाइट की वही भूमिका रहती है कि रंगमंच है, अंधेरा है और लाइट पड़ते हैं और अलग अलग लाइट पड़ते ही पूरी रंगमंच की अलग अलग प्रकृति उभर कर सामने आ जाती है और पूरा नाटक दृश्य के रूप में साक्षात होने लग जाता है। लाइट की अपनी इतनी गहरी भूमिका को लाइट डिजाइनर्स कैसे मंच पर उपस्थित करते हैं, किस आइडिया के साथ लाइट को डिजाइन करते हैं और कहाँ किस रूप में लाइट में परिवर्तन की जरूरत होती है, लाइट से कितना गहरा फर्क पड़ेगा, कितना हल्का रहेगा, सामान्य दृश्यों के साथ लाइट का क्या बिहेवियर होगा, अलग अलग भाव भंगिमाओं वाले दृश्य होंगे, घटनाओं वाले दृश्य होंगे तो उनके साथ लाइट का क्या सामंजस्य होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गोविंद यादव सर ने अपने अनुभव के माध्यम से जितनी बातें बारीकी से और विस्तार से की है, हम इसके लिए भी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से और रंगायन नाट्य समिति की तरफ से उनके बहुत आभारी हैं। कीर्ति जैन मैम का वक्तव्य जो अभिनय पर था, मुझे पहले लगा कि मैम से बाल रंगमंच पर सुना जाएगा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि बाल रंगमंच पर मैम की किताबें भी बहुत उपलब्ध हैं, मतलब किताबें वैसे उपलब्ध हैं और मैम की बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं बाल रंगमंच पर और बहुत लोगों ने देखा सुना है उनको, तो क्यों ना अभिनय पर उनसे अलग से सुना जाए, उनके अनुभव अलग होंगे। क्योंकि सुबह के सत्र में बजाज साहब कह रहे थे कि अभिनय की शुरुआत अपने यहाँ चूंकि यंग एज से होती है, लगभग स्कूल में आकर के जब बड़े बच्चे होते हैं लगभग 11th-12th में, नहीं तो अमूमन कॉलेज में रंगायन नाट्य समितियों के माध्यम से अभिनय की शुरुआत होती है, तब तक युवा हो चुके होते हैं। तो बालपन में अभिनय का क्या निवेश होगा जिससे भविष्य का नाटक उभर कर सामने आएगा और नाटक जो बेहतर होगा, एक नाटक की अलग दुनिया खड़ी की जा सकती है, तमाम तरह की संभावनाएं तलाशी जा सकती है। और उन्होंने तो बहुत गहरी बात कही कि अगर आप बचपन में स्कूल सिस्टम में नाटक नहीं सिखाते हैं बच्चों को तो आप कहीं ना कहीं रंगमंच और नाटक को भविष्य में विकलांग बनाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ जो नाटक के क्षेत्र में या रंगमंच के क्षेत्र में थोड़ी बहुत विकलांगता दिखाई देती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बचपन से हमारे जीवन में नाटक का अभाव है और उसका भी एक गहरा असर रहता होगा। और उस रूप में अभिनय कितनी महत्वपूर्ण चीज है और अभिनय के कितने विविध पहलू हैं। अमूमन बहुत सपाट तरीके से जब अभिनय की बात की जाती है तो माना जाता है कि मंच पर खड़े होकर अभिनेता ने जो डायलॉग्स दिए, जैसे फिल्मों में होता है कि 2-4 डायलॉग ऐसे रच दिए जाते हैं कि फिल्म थिएटर से निकलते उस डायलॉग को लोग लेके घूमते रहते हैं और अभिनय पर कोई बातचीत नहीं होती है। तो थिएटर में भी इस बीच अभिनय में ऐसी चीजें हावी होती चली जा रही है और जिसका कारण है कि जिस जैसा सर ने कहा, सत्यव्रत सर ने कहा कि ये पश्चिम का तरीका है कि वो क्राफ्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने यहाँ क्राफ्ट से ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि जो अभिनेता है वो शिक्षण प्रशिक्षण के प्रोसेस में पढ़ता कितना है, जानता कितना है चीजों को, दुनिया को रियाज, कितना रियाज उसको कहते हैं, रियाज। याद कितना करता है और दुनिया को कितना ग्रहण करता है, जीवन को कितना महसूस करता है, अलग 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 रूपों को, और उससे उसकी प्रदर्शन निकल कर बाहर आते थे। हमारे समय में क्राफ्ट बहुत हावी होता चला जा रहा है क्योंकि प्रशिक्षण संस्थान आपको पढ़ने का मौका नहीं देंगे, घूम टहल कर जीवन को जानने समझने का मौका नहीं देंगे और ट्रेनिंग के माध्यम से ही सब कुछ आपके मंच पर निकाल बाहर करना चाहते हैं आपके भीतर से। इसलिए क्राफ्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। उस वजह से इकहरापन नाट्य प्रदर्शनों में लगभग इकहरापन देखा जाता है। मैंने कई नाटकों को देखने के बाद खुद ऐसा महसूस किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभिनय पर कुछ अच्छा वक्तव्य हो जाए और कीर्ति जैन मैम ने उस लिहाज से हमारी बहुत अपेक्षाओं अच्छा, को और उम्मीदों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके बहुत से अच्छा। रखा, पूरा किया। कीर्ति जैन मैम का भी कॉलेज की नाट्य समिति और IQAC सेल की तरफ से
और प्रिंसिपल सर की तरफ से बहुत बहुत आभार। इसके बाद सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य ज्ञानतोष कुमार झा सर का नाट्य समिति रंगायन की तरफ से पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि रंगमंच पर अमूमन कॉलेजों में बातचीत नहीं होती, और अगर होती भी है तो एक दो वक्ता को बुला करके हम खाना पूर्ति टाइप कार्यक्रम करते हैं। लेकिन सर ने हमें प्रोत्साहित किया कि नहीं, रंगमंच पर अब हम रंगायन सोसाइटी के माध्यम से परफॉर्मेंस तो देते ही देते हैं, हमारी सोसाइटी बहुत एक्टिव है और हम थिएटर फेस्टिवल भी मनाते हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का अकेला लगभग साप्ताहिक थिएटर फेस्टिवल होता है, और इस मायने में हमारी रंगायन सोसाइटी थोड़ी सी अलग है। तो अब धीरे धीरे हमें नाटक पर बातचीत, और जो एक्सपर्ट हैं नाटक के, फील्ड एक्सपर्ट हैं, जैसे निर्देशक हैं, जैसे अभिनेता हैं, जैसे नाट्य लेखक है, इन सब से लाइट डिजाइन, साउंड, दृश्य, ये सब जो डिजाइन करते हैं, मंच को बनाते हैं, निर्मित करते हैं, परफॉर्मेंस को सामने लाते हैं, हमें सीधे सीधे उनको सुनना चाहिए और अपने छात्रों को रूबरू करना चाहिए। और हम फैकल्टीज जो इन चीज़ों में आगे धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी इससे रूबरू होना चाहिए। इसलिए हमें रंगमंच और नाटक को ध्यान में रख करके वेबिनार्स आयोजित करने चाहिए। और सर के मतलब सिर्फ संरक्षण से नहीं, बल्कि सर लगातार नजर रखते हैं कि हम किस समय कैसे क्या कर रहे हैं, और अगर देर हो रही है तो क्यों देर हो रही है, और समय पर हम लोगों से सर भी एक तरह से हमारे निर्देशक हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत अभिनय हम लोग इस तरह का करना चाहते हैं, वो अपने बहुत सख्त निर्देशन से और समय पर निर्देशन से हम सबसे अभिनय करवा लेते हैं। तो सर का इस मामले में बहुत हृदय से आभार की तरफ से, क्योंकि उनके नेतृत्व में इस तरह से लगातार वेबिनार और सेमिनार कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर आशा मनी और तमाम साथी जो उपस्थित हैं अभी कार्यक्रम में। मेरी आवाज नहीं जा रही सर? हाँ, अब आ रही। अच्छा। इसके बाद श्रोता के रूप में उपस्थित डॉक्टर आशा पांडे मैम, डॉक्टर रश्मि बहल मैम, डॉक्टर ऐश्वर्या झा, डॉक्टर योजना कालिया थी, डॉक्टर रूबी देवी, डॉक्टर गीता देवी, और तमाम साथी, विजय नारायण मणि और तमाम साथी जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार कि वो लगातार हमारे साथ सुबह के सत्र से बने हुए हैं और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। और हमारे रंगायन के और कॉलेज के अन्य फैकल्टी के तमाम विद्यार्थी, छात्र, जिनके कारण इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए विशेष रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हमारा रंगायन की बहुत बड़ी टीम है और पूरी टीम अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, और इस कार्यक्रम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और कल के सत्र में बहुत कुछ उनकी उपस्थिति की। रंगायन की टीम से एक मेरा आग्रह है कि जितना संभव हो सके आप अपने वीडियो ऑन रखिए। आपका वीडियो ऑन रहता है तो वक्ता को लगता है कि हमें कोई सुन रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो वीडियो कैमरा ऑन करके हम दूसरे एक्टिविटीज करने लगे तो पता चले कि आपकी एक्टिंग ही शुरू हो गई। तो एक ये, दूसरी बात कि आप के लिए मंच है, मौका है, अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ रखिए, प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, हम लोग संभालने के लिए हैं, संभाल लेंगे, आप प्रश्न रखिए, बस इतना कहना था। बिल्कुल। तो रंगायन के उन तमाम छात्रों को, विद्यार्थियों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। उत्कर्ष भाटिया जो अभी फिलहाल इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं, सारा टेक्निकल कामकाज देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और बचे खुचे तमाम साथियों जिनका नाम भूल रहा हूँ, खासकर हमारे रंगायन नाट्य समिति के कन्वीनर, संयोजक डॉक्टर दीपांकर, जो अनेक तरह के कार्यभार को संभालते हुए हम सब से सहयोग लेते हैं और हमें एक्टिव करते रहते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, दीपांकर जी के कंधों पर चल के हम लोग मना रहे हैं। तो इस तरह का बड़ा कार्यक्रम 2 दिवसीय वेबिनार आयोजित करने में हमारे संयोजन समिति के कन्वीनर, संयोजक डॉक्टर दीपांकर जी की भी गहरी भूमिका है। मैं उनका भी हृदय से आभार करना चाहता हूँ। और मित्रों, आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद, टेक्निकल टीम का धन्यवाद जिनकी वजह से ऑनलाइन वेबिनार हो पाता है। विनीता तुली मैम IQAC सेल की संयोजक है और जो हम सब के लिए प्रेरणा के बिंदु हैं, जिनकी सक्रियता से हम सब सीखते हैं कि अपने क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ कैसे इस तरह की गतिविधियों को भी निरंतर जारी रखा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनका भी हृदय से आभार। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद। और हम लोग फिर कल सुबह के सत्र में 10:30 बजे
मिलेंगे। कल वेबिनार का दूसरा दिन रहेगा और उस वेबिनार में 2 सत्र हैं और उन दोनों सत्रों में पहला सत्र हमारा होगा रंगमंच और मीडिया का, नाटक, रंगमंच और मीडिया का संबंध, जिसमें हम प्रोफेसर दानिश इकबाल और संगम पांडे जी और अरविंद गौर, जो अस्मिता थिएटर ग्रुप के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको सुनेंगे। उनको सुनना भी हम लोगों की अपने आप में एक उपलब्धि होगी। और फिर दूसरा सत्र होगा लोक नाट्य और रंगमंच का, जिसमें सतीश आनंद जी, जो रंगायन से जुड़े हुए भी हैं और जिनके साथ हमारे रंगायन के विद्यार्थियों ने काम भी किया हुआ है, सतीश आनंद जी और संजय उपाध्याय जी को सुनेंगे। और उस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं रामदयाल शर्मा जी, जो राजस्थान के नौटंकी परंपरा के बहुत बड़े वो है वारिस हैं और उन्हें भी पद्मश्री अवार्ड भी मिला है भारत सरकार की तरफ से। तो इन सब का सत्र कल रहेगा और हम लोग फिर कल के सत्र में, सुबह के सत्र में 10:30 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार।